कोर्ट रूम नंबर 7, नागपुर, 13 अगस्त 2004, दोपहर के 2:47। फ्लोर पे खून था, इतना ज्यादा कि जज की कुर्सी के पैर उसमें डूब गए थे। विटनेस बॉक्स के कांच टूट चुके थे। सीलिंग फैन से एक जूता लटका हुआ था, आधा किसी ने उतार लिया था या छोड़ दिया था। बाद में पुलिस ने जो रिपोर्ट लिखी उसमें लिखा था विक्टिम की डेथ ड्यू टू मल्टीपल इंजरीज, 76 इंजरीज उन्होंने गिने थे। लेकिन यह बात किसी ने नहीं लिखी कि कोर्ट रूम नंबर 7 के अंदर उस वक्त 200 से ज्यादा लोग थे, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, और कोई एक भी इंसान वहां से भागा नहीं। यह मर्डर नहीं था, यह शायद था, आज भी कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात पक्की है, जिस इंसान की मौत उस रूम में हुई उसका नाम सुनते ही कस्तूरबा नगर की सारी गलियां खामोश हो जाती थी। उसका नाम था अक्कू यादव। कस्तूरबा नगर, नागपुर, महाराष्ट्र। 1972 में ये एक झोपड़पट्टी था। 300 से ज्यादा परिवार, दलित समुदाय, मर्द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, महिलाएं दूसरों के घरों में काम करती थीं, समाज की नजर में कमजोर लोग। और कमजोर लोगों की एक खासियत होती है, उन्हें दर्द मिलता है और उनकी आवाज कहीं नहीं पहुंचती। उसी मोहल्ले में एक बच्चा पैदा हुआ था, भारत कालीचरण यादव। लोग उसे प्यार से अक्कू बुलाते थे। स्कूल में टीचर्स का पसंदीदा, होशियार, समझदार। उसके पिता डेयरी चलाते थे, अपर कास्ट परिवार, पड़ोसियों से थोड़ी बेहतर स्थिति। और अक्कू घर का सबसे छोटा बेटा था। पड़ोसी उससे मिसाल देते थे अपने बच्चों को। लेकिन एक चीज थी जो उस बच्चे में पहले से ही थी, वो लोगों को पढ़ता था, उनकी कमजोरियां, उनके दर्द, उनकी खामोशियां, सब कुछ। और ये स्किल आगे जाके एक दानव की सबसे बड़ी हथियार बनी। जब अक्कू 7th क्लास में था, उसके पिता मर गए बीमारी से। अचानक घर का पूरा कारोबार, गायें, भैंसें, डेयरी सब खत्म, पैसा खत्म, पढ़ाई बंद। और अक्कू अपने बड़े भाइयों के साये में आ गया, जो चोरी चकारी और गलत कामों में थे। अपर कास्ट होने की वजह से छोटे मोटे काम मंजूर नहीं थे। उसके पिता पॉलिटिक्स से पैसा कमाते थे, तो उसने भी वही रास्ता चुना, लेकिन गलत तरफ से। शुरुआत हुई जुए से, फिर कर्ज, फिर चोरी, फिर कुछ और। धीरे धीरे वो आदमी जो कभी मिसाल था, अब मिसाल किसी और चीज की बनने लगा था। उसने समझ लिया था कि कस्तूरबा नगर के लोग दलित हैं, उनकी शिकायतें सुनने वाला कोई नहीं। और इसी बात को उसने अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। वो किसी भी दुकान से बिना पैसे माल उठा लेता, उल्टा उनसे पैसा मांगता। जो भी मना करता उसे अपने गैंग के साथ मिलकर पीट पीट के अधमारा कर देता और जान से मारने की धमकी के साथ छोड़ देता। शिकायतें हुई थी, पुलिस स्टेशन में अक्कू का आना जाना लगा रहता था, लेकिन वहां से वो हमेशा निकल आता था। कभी रिश्तेदारी का हवाला, कभी पैसे, कभी नशे और शराब की सप्लाई। पुलिस के लिए अक्कू एक कन्वीनियंट एग्जिस्टेंस था। 1991, कंस्ट्रक्शन साइट। एक यंग कपल वहां था। अक्कू अपने गैंग के साथ पहुंचा। पहले सिर्फ लूट होती थी, इस बार नहीं हुई। अक्कू की नजर वहां मौजूद लड़की से हट नहीं रही थी, और अक्कू के कदम फॉलो करते हुए उसकी गैंग ने उस लड़की के साथ गलत हरकतें की। लड़के को भागने का मौका मिला, वो पुलिस स्टेशन गया, FIR हुई, सेक्शन 354, और पहली बार अक्कू को इतने गंभीर चार्ज पे गिरफ्तार किया गया। मिनिमम 1 साल की सजा तो होती है इस धारा में। सिर्फ कुछ महीने बाद उसे छोड़ दिया गया, अच्छे व्यवहार के कारण। जेल में उसने दूसरे अपराधियों के साथ रिश्ते बनाए, पुलिस वालों से दोस्ती की, और जब वो बाहर निकला, कस्तूरबा नगर को पहले से ज्यादा अंधेरा मिल गया। वो किसी के भी घर में घुस जाता, पैसे मांगता, खाना मांगता, कपड़े मांगता, और अगर कोई मना करता, वो उनके घर की महिलाओं के साथ गलत हरकत करने की धमकी देता। खुलेआम, दरवाजों की ओट में खड़े होकर, दिन के उजाले में, रात के अंधेरों में, कोई फर्क नहीं था उससे। कस्तूरबा नगर के लोगों के लिए वो दरवाजा एक रिकरिंग नाइटमेयर बन चुका था। रात को दरवाजे बंद करो, फिर भी नींद नहीं आती, क्योंकि दरवाजा टूटा तो वो अंदर होगा। आशा भक्त, कस्तूरबा नगर की जानी मानी महिला, शराब बेचती थी, जिस वजह से नागपुर के बड़े बड़े लोगों से उनके ताल्लुकात थे। उन्होंने कई बार अक्कू को लोगों को परेशान करने से रोका था। वहां के लोग उन्हें किसी मसीहा से कम नहीं समझते थे, और अक्कू आशा भक्त से डरता था।
वो आदमी जिसका सिर्फ होना ही लोगों को कांपने पर मजबूर कर देता था, एक अकेली महिला से डरता था क्योंकि उसके कनेक्शंस के कारण वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। इसलिए उसके अंदर आशा के लिए गहरा जलता हुआ जहर था। फिर अक्कू की जिंदगी में एक और इंसान था, अविनाश तिवारी, उसका सबसे करीबी दोस्त, जो आशा भक्त के भी करीब था। अक्कू ने कहा वो आशा से दूर रहो, अविनाश ने नहीं माना। प्यार था उसे आशा से। 1997 अक्कू ने अपने उस दोस्त को चाकू मारा जिसने एक दिन अपना खून देकर अक्कू की जान बचाई थी। वही अविनाश, वही दोस्त। उस दिन अक्कू ने प्रूव कर दिया कि वो किसी के भी नहीं था, न दोस्त का, न एहसान का, न इंसानियत का। अविनाश की हत्या के लिए अक्कू को जेल हुआ 10 महीने, सिर्फ 10 महीने। अच्छे व्यवहार के कारण दोबारा रिहा। पुलिस के वहां चाय तैयार रहती थी, नशा पानी रहता था। जेल उसके लिए हॉस्टल थी। बाहर आने के बाद अक्कू सीधा कस्तूरबा नगर के दरवाजे पर गया। शाम का वक्त था। आशा अपनी 14 साल की बेटी मेघा के साथ रात के खाने की तैयारी कर रही थी। दरवाजों पर दस्तक हुई। आवाज आई, थोड़ा पानी मिल सकता है क्या? उन्होंने दरवाजा खोला। एक हाथ में उनके बाल पकड़े। वो हाथ अक्कू का था। गैंग पूरा साथ था और उस रात जो हुआ कस्तूरबा नगर आज तक नहीं भूल पाया। अक्कू ने आशा को चाकू मारा, फिर उनके कान काटे गहने लेने के लिए, फिर उनकी उंगलियां काटी अंगूठियां लेने के लिए, फिर उनके साथ गलत हरकतें की, फिर उन्हें मार दिया। सब कुछ खुलेआम, सबके सामने। उसकी 14 साल की बेटी ने ये सब देखा। मेघा ने कोर्ट में गवाही नहीं दी। वो बोली, मैं इतनी डरी हुई थी कि कुछ बोल नहीं सकती थी। डिड यू नोटिस? उसे डरने पर मजबूर किया गया था। वो कोर्ट में बोलने से नहीं डरी थी, वो इस बात से डरी थी कि बोलने के बाद क्या होगा। अक्कू को सिर्फ 16 महीने की जेल, सिर्फ 16 महीने, और कस्तूरबा नगर को पता था वो वापस आएगा। 2004 उषा नारायण, 25 साल, कस्तूरबा नगर की उन कुछ महिलाओं में जो पढ़ लिख सकती थी, होटल मैनेजमेंट पढ़ रही थी। उनके माँ बाप ने उन्हें जानबूझकर दूर एक हॉस्टल में रखा था ताकि अक्कू की नजर उन पर ना पड़े। लेकिन उषा हमेशा से अपने परिवार के साथ आम जिंदगी जीना चाहती थी। काफी विनती के बाद 2004 में वो कस्तूरबा नगर छुट्टियां बिताने आई। वो सोचती थी 1 महीना, बस 1 महीना घर पे। एक रात वो सो रही थी, नींद एक आवाज से खुली। पहले लगा कोई जानवर होगा, फिर आवाज तेज हुई, फिर और तेज। उन्होंने बाहर झांका। अक्कू और उसका गैंग था, पड़ोसी के घर में घुसे हुए। पड़ोसी के साथ जो हुआ उषा ने अपनी आंखों से देखा। अगले दिन उषा वो लड़की को लेकर पुलिस स्टेशन गई, शिकायत दर्ज करवाने। ये चीज सोचो, ये पहली बार था जब कोई कस्तूरबा नगर में अकेले चली गई थी अक्कू के खिलाफ। सिर्फ 3 महीने गई थी वहां, और उन्होंने वो कर दिया जो 13 साल से कोई नहीं कर सका था। पुलिस वालों ने उनकी शिकायत नहीं लिखी और अक्कू यादव को फोन करके बता दिया कि एक लड़की उषा नारायण के साथ आई थी यहाँ। कुछ घंटों में अक्कू तेजाब और चाकू लेकर उषा के घर पहुंच गया। उन्हें और उनके पूरे परिवार को धमकियां देने लगा, अनकही चीजें करने की बात करने लगा, और उषा वहां खड़ी रही, कांपती हुई लेकिन खड़ी रही। उषा के दिमाग में एक ख्याल आया। किचन से गैस सिलेंडर निकाला, ढक्कन खोला, दरवाजे के सामने रख दिया, हाथ में माचिस, और उन्होंने अक्कू यादव को चेतावनी दी, अंदर आए तो आग लगा दूंगी, सब खत्म। ये पहला बार था, पहली बार किसी ने अक्कू यादव को खाली हाथ लौटने पर मजबूर किया था। पहली बार उसका गैंग एक घर के बाहर रुक के था। पहली बार कस्तूरबा नगर ने देखा था कि अक्कू डरता है। पूरे कस्तूरबा नगर ने यह देखा, और उन लोगों के बीच में पहली बार एक उम्मीद जागी थी। अब लगता है अब शायद हम सब मिलकर इसको रोक सकते हैं। यह था मिड पॉइंट। यहां तक की स्टोरी में लग रहा था एक ब्रेव लड़की ने सब बदल दिया। कस्तूरबा नगर यूनाइटेड हो गया, अक्कू का अंत नजर आ रहा था, एक हैप्पी एंडिंग दिख रही थी। लेकिन रुको, कुछ डिटेल नोटिस की क्या तुमने? 2 अगस्त 2004 कस्तूरबा नगर के लोग रात को अक्कू को ढूंढने निकल रहे थे। पुलिस स्टेशन के बाहर धरना दे रहे थे। सारे लोगों ने काम बंद कर दिया था, पैसे इकट्ठे करके खाना खा रहे थे एक साथ। वो सब एक थे, और अक्कू 7 अगस्त को पुलिस के सामने सरेंडर कर गया, खुद अपनी मर्जी से, क्योंकि उसे पता था जेल ही अभी सबसे सेफ जगह है। सब सोचा था अब खत्म, लेकिन कस्तूरबा नगर के लोगों को एक बात पता थी जो आप अभी तक नहीं जानते। जेल अक्कू के लिए हॉस्टल थी, कल वो बाहर आ जाता, और वो इस बार वो सब करेगा जो उसने कभी नहीं किया था।
अखबार में खबर आई अक्कू 13 अगस्त के दिन कोर्ट में पेश किया जाएगा। जमानत की सुनवाई, और कस्तूरबा नगर के सारे लोग जानते थे जमानत मिलेगी, वो बाहर आ जाएगा दोबारा। तो 13 अगस्त को कोर्ट के बाहर 250 लोग जमा हुए थे, हाथ में चाकू, डंडा, लाल मिर्च, पत्थर। इनमें से एक भी इंसान अपराधी नहीं था, लेकिन सब तैयार थे। दोपहर के 3:30 बजे वैन कोर्ट कॉम्प्लेक्स में एंटर हुई। भीड़ में बिजली दौड़ गई, पुलिस घबरा गई, खिड़कियां बंद कर ली। लेकिन अक्कू के चेहरे पर जब उसे बाहर निकाला गया, वही पुराना घमंड था, हाथों में हथकड़ी और चेहरे पर मुस्कान। अक्कू ने कुछ किया था उस दिन जानबूझकर। उसने अपनी हथकड़ी एक और कैदी से बंधवा ली थी, क्योंकि उसे पता था लोग हैं बाहर। उसने सोचा लोगों का गुस्सा एक निर्दोष पर तो नहीं जाएगा। वो स्मार्ट था, हमेशा स्मार्ट था, लेकिन इस बार उसकी स्मार्टनेस ने उसे बचा नहीं पाया। वैन से कोर्ट की तरफ बढ़ते वक्त एक औरत आई अक्कू के सामने। वो पहले उसका शिकार रह चुकी थी। अक्कू ने उसे देखा और उस औरत को गलत शब्दों में पुकारा। कहा जेल से निकलने के बाद दोबारा वही सब करूंगा। वो औरत डरी नहीं, उसने अपनी चप्पल उतारी, अक्कू की तरफ फेंकी और बोली, इस धरती पे हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते, या तू रहेगा या मैं। पूरी भीड़ अक्कू के ऊपर टूट पड़ी। पुलिस ने जल्दी से अंदर ले जाकर मेन गेट लॉक कर दिया। कोर्ट रूम नंबर 7, सुनवाई शुरू। बाहर अफरा तफरी, और तब उत्तर दिशा वाले दरवाजे टूट गए। 200 लोग अंदर, स्टाफ अपनी जानें बचाकर भागे, और अक्कू विटनेस बॉक्स के पास फ्लोर पर गिर गया। जिसे जो मिला, डंडों से, चाकू से, हाथों से, पत्थरों से, उन्होंने उसे मारा। महिलाएं, आदमी, बच्चे, बूढ़े, सबने 15 मिनट तक। 76 इंजरीज, ये उनका पोस्टमार्टम था। अक्कू यादव मर चुका था, और कोर्ट रूम नंबर 7 के बाहर कस्तूरबा नगर में मिठाइयां बट रही थी, लोग नाच रहे थे, रोते भी थे, मिठाइयां भी खा रहे थे। 13 साल का खौफ खत्म। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। पुलिस ने 5 महिलाओं को तुरंत गिरफ्तार किया, जिसमें एक गर्भवती महिला भी थी। कस्तूरबा नगर ने विरोध किया। आशा भगत की बूढ़ी मां ने खुद सरेंडर कर ली ताकि अपने बच्चों को बचा सके। प्रेशर बना, एनजीओज आए, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कोर्ट के सामने धरना दिया। महिलाओं को रिहा किया गया। 8 साल बाद 2012 केस दोबारा खुला। जांच, 3 आई विटनेसेस, 2 पुलिस कांस्टेबल और अक्कू का एक रिश्तेदार। इनकी गवाहियों पर 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उषा नारायण के साथ मिला के। ट्रायल शुरू। 80 गवाह थे, सिर्फ 16 कोर्ट में पेश हुए। और तब अक्कू के पोस्टमार्टम में कुछ मिला। उसके खून में 100 मिलीग्राम शराब। कोर्ट जाने से पहले जेल में हथकड़ी में बंद उसने शराब पी थी। यहां एक क्वेश्चन था, अगर अक्कू हथकड़ी में था, जेल में था, तो उसे शराब किसने दी? किसी ने दी थी। वो कोई पुलिस वाला था जो अक्कू के साथ था, जिसका मतलब था पुलिस मिलीबाज थी। वही बात जो कस्तूरबा नगर 13 साल से जानता था। और फिर वो 2 पुलिस कांस्टेबल जिनकी गवाही थे, जिनके कपड़ों पर खून के कोई निशान नहीं थे, जबकि कोर्ट रूम नंबर 7 का पूरा फ्लोर, सीलिंग, विटनेस बॉक्स सब अक्कू के खून में डूबे हुए थे। इसका मतलब वो कांस्टेबल उस वक्त वहां थे ही नहीं। उनकी गवाही रद्द कर दी गई। 2014 सेशंस कोर्ट ने सभी आरोपियों को उषा नारायण समेत इज्जत के साथ बरी कर दिया। कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं आया, कोई जिम्मेदार नहीं माना गया। लेकिन सीआईडी की जांच ने कुछ और कहा। उनका निष्कर्ष था, महिलाओं ने नहीं मारा था। 4 आदमियों ने हत्या की थी 23 चाकू के साथ, और कस्तूरबा नगर की महिलाओं ने उन आदमियों को बचाने के लिए हत्या की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। क्या ये सच था? कोई नहीं जानता, कोई आया नहीं बोलने के लिए। बीबीसी ने रिपोर्ट किया था कि शुरुआती आई विटनेस अकाउंट्स में 14 महिलाओं और कुछ बच्चों का नाम था। हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज भाऊ वहाने ने कहा, कस्तूरबा नगर के लोगों के पास अक्कू को मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पुलिस ने उन्हें नाकाम कर दिया था। आज इस मामले के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। केस बंद है, अक्कू मर चुका है, महिलाएं आजाद हैं। इंसाफ शायद हुआ या नहीं हुआ, लेकिन एक चीज है जो आज तक एक्सप्लेन नहीं हुई। अक्कू के साथ जेल में बंद एक बात, उस दिन वो दूसरे कैदी के साथ एक हथकड़ी में क्यों था? कोर्ट रिकॉर्ड्स में किसी ने क्यों नहीं पूछा वो दूसरा कैदी कौन था? और कोर्ट रूम नंबर 7 के सीलिंग फैन से वो आधा जूता किसका था?
कस्तूरबा नगर की महिलाओं ने उस दिन जो भी किया, न्याय था या अपराध, ये सवाल अभी भी खुला है। लेकिन एक बात तो पक्की है, 300 से ज्यादा परिवार ने 13 साल तक जब भी रात को सोने की कोशिश की, दरवाजों के बाद भी नींद नहीं आती थी। उस 13 अगस्त की शाम के बाद कस्तूरबा नगर में दरवाजे पहली बार खुले, अंदर से रोशनी आई और लोग सो गए। शायद पहली बार। ये था इंडिया के सबसे विवादित मामलों में से एक, जो आज भी बाहर देशों में पढ़ाया जाता है और आज भी लोग इस पर विभाजित हैं। कुछ कहते हैं जो कस्तूरबा नगर के लोगों ने किया वो सही था, कुछ कहते हैं नहीं, उन्हें न्याय के लिए रुकना चाहिए था। कानून अपनी जगह है, लेकिन इंसाफ की भूख कभी कभी कानून से बड़ी हो जाती है। और ये सवाल कि क्या ये न्याय था या खुद इंसाफ लेने की कोशिश,